कोच प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज में आपका स्वागत है। आज 26 नवंबर 2025 है और हम यहाँ 24 और 25 नवंबर की उन कानूनी खबरों की तह तक जाएंगे जिन्होंने सबसे ज्यादा हलचल मचाई है। बिल्कुल, पिछले 2 दिन न्यायपालिका के लिए एक तरह से दोराहे पर खड़े होने जैसे थे। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में लीडरशिप बदल रही थी, बड़े बड़े सैद्धांतिक मुद्दों पर बात हो रही थी, और दूसरी तरफ अदालतें हिरासत में हो रही मौतों से लेकर स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा, जैसे आप कह सकते हैं कि बेहद जमीनी और परेशान करने वाले मुद्दों से जूझ रही थी। तो चलिए इन हेडलाइंस को थोड़ा कुरेदते हैं और देखते हैं कि पर्दे के पीछे असल में क्या चल रहा है। शुरुआत करते हैं उस सबसे बड़े बदलाव से जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में हुआ है। हाँ, जस्टिस सूर्यकांत ने भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश यानी CJI के तौर पर शपथ ले ली है। और ये सिर्फ एक रूटीन बदलाव नहीं है। क्यों, क्या खास है इसमें? वो फरवरी 2027 तक यानी करीब 15 महीने इस पद पर रहेंगे। हाल के सालों में हमने जितने भी CJI देखे हैं उनके मुकाबले ये कार्यकाल काफी लंबा है। तो इससे उन्हें अपनी सोच और सुधारों को लागू करने का ज्यादा मौका मिलेगा। बिल्कुल, और उनकी सोच क्या है इसकी झलक हमें उनके बयानों में मिली भी। उन्होंने 2 बातें कही, एक तो केसों का जो अंबार लगा है उसे कम करना, और दूसरी एक स्वदेशी कानूनी ढांचा बढ़ावा देना। ये स्वदेशी कानूनी ढांचा सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर इसका असल में मतलब क्या है? क्या हम ब्रिटिश काल के कानूनों को बदलने की बात कर रहे हैं? और ये कितना व्यवहारिक है? ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, स्वदेशी ढांचे का मतलब कई स्तरों पर हो सकता है। एक तो ये कि जो पुराने औपनिवेशिक कानून हैं उनकी समीक्षा हो, क्या वो आज के भारत के लिए प्रासंगिक हैं? सही बात है। दूसरा, अदालती कार्यवाहियों में भारतीय भाषाओं को ज्यादा बढ़ावा देना ताकि आम आदमी न्याय प्रक्रिया से बेहतर तरीके से जुड़ सके। और तीसरा, शायद भारतीय सामाजिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए कानूनों की व्याख्या करना। लेकिन ये आसान तो नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। हमारी कानून की पूरी बुनियाद कॉमन लॉ सिस्टम पर है। इसे रातों रात बदलना लगभग नामुमकिन है। तो शायद हमें छोटे छोटे लेकिन सार्थक बदलाव देखने को मिले। तो एक तरफ नए CJI का स्वागत हो रहा था और दूसरी तरफ पूर्व CJI जस्टिस BR गवाई की विदाई भी काफी यादगार रही। उन्होंने एक नई परंपरा शुरू करने की कोशिश की। हाँ, वो बहुत दिलचस्प था। जस्टिस गवाई ने अपने उत्तराधिकारी के लिए अपनी आधिकारिक कार छोड़ी और शपथ ग्रहण समारोह के बाद अपनी निजी गाड़ी से घर गए। ये एक छोटा सा कदम लग सकता है, पर इसका संदेश बहुत बड़ा है। बिल्कुल, ये पद से जुड़ी शान और शौकत को कम करने और सादगी का एक शक्तिशाली संदेश देता है। उनके विदाई भाषण में भी कुछ तीखी और जरूरी बातें थीं। उन्होंने राज्यपालों के विधेयकों को रोकने की शक्ति पर जो कहा, वो तो सीधे सीधे एक संवैधानिक लकीर खींचने जैसा था। हाँ, उन्होंने साफ किया कि राज्यपाल किसी बिल को अनिश्चित काल के लिए नहीं रोक सकते। ये राज्यों और केंद्र के बीच जो क्षमता का टकराव चलता रहता है उसमें एक बहुत बड़ा बयान है। और जजों के लिए भी उन्होंने कुछ कहा था। हाँ, उन्होंने कहा कि स्वतंत्र दिखने के लिए हमेशा सरकार के खिलाफ फैसला देना जरूरी नहीं है। न्याय की निष्ठा सिर्फ और सिर्फ संविधान के प्रति होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने एक खुलासा भी किया जो थोड़ा चौंकाने वाला है। उन्होंने बताया कि कॉलेजियम में आम सहमति ना बन पाने की वजह से सुप्रीम कोर्ट में किसी महिला जज की नियुक्ति नहीं हो सकी। और ये बात न्यायपालिका की अंदरूनी कार्यप्रणाली पर रोशनी डालती है। जब हम कॉलेजियम की बात करते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है सुप्रीम कोर्ट के टॉप 5 सीनियर जज, जो मिलकर तय करते हैं कि अगला जज कौन बनेगा। एग्जैक्टली। तो जस्टिस गवाई का ये कहना कि उनमें ही एक राय नहीं बन पाई, ये दिखाता है कि नियुक्ति प्रक्रिया कितनी जटिल है और ये न्यायपालिका में बेहतर लैंगिक प्रतिनिधित्व की राह में एक बाधा भी बन सकती है। तो ये तो हुई न्यायपालिका के शीर्ष पर हो रही हलचल। अब आते हैं उन फैसलों पर जिनका सीधा असर सिस्टम की जवाबदेही और आम लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। और इस कड़ी में हिरासत में होने वाली मौतों पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी शायद सबसे ऊपर है। कोर्ट ने जो कहा वो बहुत सख्त था। देश हिरासत में होने वाली हिंसा और मौतों को बर्दाश्त नहीं करेगा। ये शब्द नहीं है, ये एक चेतावनी है। मामला पुलिस थानों में CCTV कैमरे लगाने से जुड़ा था, है ना, जिस पर कोर्ट कई साल से निर्देश दे रहा है। हाँ, और इस बार फर्क यह है कि कोर्ट ने इसे आखिरी मौका कहा है। उन्होंने केंद्र और राज्यों दोनों को अनुपालन हलफनामा यानी एफिडेविट फाइल करने को कहा है, जिसका मतलब है कि अब उन्हें लिखित में बताना होगा कि उन्होंने आदेश का पालन किया है या नहीं। बिल्कुल, और अगर वे नहीं करते हैं तो ये सीधे सीधे अदालत की अवमानना का मामला बन सकता है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट भी सामने आई है जो बताती है कि हिरासत में हुई मौतों की जांच में महीनों बल्कि सालों की देरी होती है।
तो समस्या सिर्फ हिंसा की नहीं बल्कि उसके बाद न्याय मिलने की प्रक्रिया की भी है, जो लगभग ठप है। सही पकड़ा आपने। सिस्टम की जवाबदेही से जुड़ा एक और मामला है जिसमें एक ऐसा मोड़ आया है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। स्टर्लिंग बायोटेक धोखाधड़ी का मामला। हाँ, ये करीब 5,100 करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड केस है। इसके मुख्य आरोपी संदेशरा बंधु देश से फरार हैं। उन पर सीबीआई, ईडी जैसी एजेंसियों के कई मामले चल रहे थे। एक मिनट, मतलब 5100 करोड़ की धोखाधड़ी के सारे मामले जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी शामिल थे सिर्फ इसलिए रद्द कर दिए गए क्योंकि उन्होंने बैंकों को पैसे चुकाने पर सहमति जताई। ये तो बहुत ही चौंकाने वाली बात है। ये चौंकाने वाला है और एक बहुत खतरनाक मिसाल भी कायम कर सकता है। इस फैसले का मतलब ये निकाला जा सकता है कि अगर आपके पास सिस्टम को चुकाने के लिए पर्याप्त पैसा है तो आप आपराधिक न्याय प्रणाली को दरकिनार कर सकते हैं। ये तो अमीरों के लिए न्याय वाली धारणा को और मजबूत करता है। बिल्कुल। पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसका मकसद ही काले धन को रोकना है, उसकी आत्मा पर ही ये फैसला सवाल उठाता है। बहस ये है कि क्या पैसे लौटा देना अपराध की गंभीरता को खत्म कर देता है। इस फैसले का असर तो लंबे समय तक दिखेगा। हाँ, आने वाले कई सालों तक वित्तीय अपराधों से जुड़े मामलों को ये प्रभावित करेगा। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि पैसे से शायद आपराधिक मामले भी सुलझ सकते हैं, लेकिन जब बात व्यक्तिगत अधिकारों और अनुशासन की आती है, खासकर सेना जैसे संगठन में, तो अदालत का नजरिया बिल्कुल अलग दिखता है। आप उस ईसाई सैन्य अधिकारी वाले मामले की बात कर रहे हैं? जी। मामला ये था कि अधिकारी ने अपनी रेजिमेंटल धार्मिक परेड में शामिल होने से इनकार कर दिया था, जिसे उसने अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का हनन बताया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसकी बर्खास्तगी को सही ठहराया। हाँ, कोर्ट ने कहा कि भारतीय सेना एक धर्मनिरपेक्ष संगठन है और अधिकारी का काम कानूनी आदेश की अवज्ञा और घोर अनुशासनहीनता है। यहाँ व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संस्थागत अनुशासन के बीच एक बहुत महीन रेखा खींची गई है। और शायद ये रेखा खींचना जरूरी भी है, खासकर सेना जैसे संस्थान में। बिल्कुल। सेना की बुनियाद ही अनुशासन और एक एकीकृत पहचान पर टिकी होती है। कोर्ट का मानना था कि अगर हर सैनिक अपनी व्यक्तिगत धार्मिक मान्यताओं के आधार पर आदेशों को मानने या न मानने लगे तो संस्था का ढांचा ही बिखर जाएगा। तो यहाँ कोर्ट ने संस्था की अखंडता को व्यक्तिगत स्वतंत्रता से ऊपर रखा है। सही। व्यक्तिगत अधिकारों की बात चली है तो केरल हाईकोर्ट से दो बड़े दिलचस्प फैसले आए हैं जो शादी और भरण पोषण को लेकर हमारी सोच को चैलेंज करते हैं। हाँ, दोनों ही फैसले बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहले मामले में कोर्ट ने कहा कि एक मुस्लिम व्यक्ति अपनी दूसरी पत्नी की जिम्मेदारियों का हवाला देकर पहली पत्नी को गुजारा भत्ता देने से इनकार नहीं कर सकता। ये पहली पत्नी के कानूनी अधिकारों को मजबूती से स्थापित करता है। बिल्कुल। और दूसरा फैसला तो और भी दिलचस्प है। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि पत्नी पढ़ी लिखी है और कमाने में सक्षम है, उसे पति से भरण पोषण मांगने से नहीं रोका जा सकता। अच्छा, ये बहुत बारीक लेकिन जरूरी अंतर है। हाँ, कोर्ट कह रहा है कि पत्नी की कमाने की क्षमता और उसका भरण पोषण का कानूनी अधिकार दो अलग अलग चीजें हैं। पति का अपनी पत्नी को मेंटेन करना एक कानूनी दायित्व है। मतलब पत्नी आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकती है, लेकिन ये पति को उसकी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करता। एग्जैक्टली। ये फैसला उन तर्कों को कमजोर करता है जहां अक्सर कहा जाता है कि वो तो खुद कमा सकती है, उसे पैसे क्यों दें। और इसी तरह दिल्ली हाईकोर्ट ने भी क्रूरता को लेकर एक बहुत साफ लकीर खींची है। हाँ, एक तलाक के मामले में पति ने पत्नी पर क्रूरता का आरोप लगाया था। बाद में उनमें सुलह हो गई और पत्नी गर्भवती भी हुई, लेकिन फिर रिश्ते खराब हो गए। कोर्ट ने कहा कि गर्भावस्था या अस्थायी सुलह के आधार पर पहले की गई क्रूरता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यानी कोर्ट ने साफ कर दिया कि क्रूरता एक ऐसी गंभीर बात है जिसे आप बाद में सब ठीक हो गया कहकर भुला नहीं सकते। बिल्कुल। इन बड़ी बहसों के अलावा भी पिछले 2 दिनों में अदालतों में काफी कुछ हुआ। चलिए कुछ और अहम सुर्खियों पर एक तेज नजर डालते हैं। जरूर। कर्नाटक में प्रज्वल रेवन्ना बलात्कार मामले में एसआईटी ने उसकी सजा निलंबित करने का कड़ा विरोध किया है। एसआईटी का कहना है कि उसे रिहा करने से पीड़िता की जान को खतरा हो सकता है। वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने अपने खिलाफ चल रहे सीबीआई और ईडी के मामलों को ट्रांसफर करने की मांग की है। उन्होंने जज पर ही पक्षपात का आरोप लगा दिया है। मनोरंजन जगत से भी एक खबर है। अभिनेत्री सलीना जेटली ने अपने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज कराई है और 50 करोड़ रुपए का भारी भरकम मुआवजा मांगा है। और फैशन की दुनिया के लिए एक बड़ी खबर दिल्ली हाईकोर्ट से आई, जहां मशहूर बिर्खन बैग के डिजाइन को प्रसिद्ध ट्रेडमार्क का दर्जा दे दिया गया है। हाँ, ये बौद्धिक संपदा अधिकारों
यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की एक बड़ी जीत है। लेकिन एक बेहद दुखद खबर भी है। आप उस छात्रा की मौत की बात कर रही हैं? हाँ, बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्लास 6 की उस छात्रा की मौत के मामले में जांच के आदेश दिए हैं, जिसकी मौत कथित तौर पर स्कूल में देर से आने पर 100 उठक बैठक करने के बाद हो गई थी। ये सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं है, ये हमारे समाज और शिक्षा प्रणाली पर भी एक गंभीर सवाल है कि हम अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। बिल्कुल। और इन सब के अलावा जस्टिस JK माहेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। हाँ, ये वो संस्था है जो गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता देती है, तो ये एक अहम नियुक्ति है। तो कुल मिलाकर पिछले 2 दिनों में हमने देखा कि न्यायपालिका एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। एक तरफ नए नेतृत्व की दिशा तय हो रही है, तो दूसरी तरफ अदालतें सिस्टम की खामियों पर सख्त रुख अपना रही हैं। और व्यक्तिगत अधिकारों की परिभाषा को भी नए सिरे से गढ़ रही हैं। हाँ, ये साफ है कि अदालतें अब सिर्फ कानून की व्याख्या करने वाली संस्थाएं नहीं रह गई हैं। हिरासत में मौतों से लेकर स्कूलों की स्थापना तक वे सामाजिक मानदंडों और सरकारी प्रणालियों को भी सक्रिय रूप से आकार दे रही हैं। सही कहा। और इसी के साथ हम आज के विचारणीय प्रश्न पर आते हैं। नए मुख्य न्यायाधीश स्वदेशी कानूनी ढांचे पर जोर दे रहे हैं और दूसरी तरफ न्याय व्यवस्था में AI जैसी टेक्नोलॉजी की भूमिका पर भी जोर शोर से बहस चल रही है। या कोई एक दूसरे पर हावी हो जाएगा? इसी सवाल के साथ कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज की आज की खास पड़ताल यहीं समाप्त होती है।